तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं, ना कि डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। जिस तरीके से एडवांटेज का मतलब फायदा होता है, उसी तरीके से डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान होता है। तो अकाउंटिंग के कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होते। अकाउंटिंग करोगे तो आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान कभी नहीं होगा। इसीलिए पहली लाइन में साफ साफ लिखा है देयर इज नो डिसएडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। अकाउंटिंग के अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एकदम एग्जैक्ट और ट्रू इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो सबसे पहला लिमिटेशन है हमारा नो रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो ये तो अब सब लोगों को पता है, मैं पहले बता चुका हूं, अकाउंटिंग कभी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग के अंदर कभी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है। यानी अकाउंटिंग जो है सिर्फ पैसों की भाषा जानती है, पैसों की भाषा समझती है, उसके अलावा और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एम्प्लॉयज की हेल्थ, मैनेजमेंट का या फिर ओनर का हार्ड वर्क, मैनेजमेंट का एफिशिएंट होना, एम्प्लॉयज का ऑनेस्ट होना, इस तरीके की कोई भी चीजें अकाउंटिंग को नहीं दिखाई देती। अगर मान लो एम्प्लॉयज आपके बीमार हैं तो अकाउंटिंग को उससे क्या लेना देना। आपका मैनेजमेंट अच्छा काम करता है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, तो अकाउंटिंग को उससे कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग ये कहती है कि आप जो मर्जी करते हो, हमें तो सिर्फ ये बता दो कि जो भी काम करा जा रहा है बिजनेस के अंदर उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। करा जा सकता है तो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं करा जा सकता तो फिर वो अपने पास रखो, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग की सबसे पहली लिमिटेशन हो गई कि यहाँ पर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते। दूसरी लिमिटेशन की बात करूं, सेकंड पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसकी जगह पर कुछ और भी लिखा होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। मैं एक मिनट इसको ठीक कर लेता हूँ। अब ये ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग जो है हमें कभी भी बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू नहीं बताएगा। बिजनेस के अंदर कोई भी सामान है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें अकाउंटिंग से कभी पता नहीं चल सकती। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, बिजनेस के अंदर एक मशीन खरीदी गई जिसका परचेज प्राइस था 16 लाख रुपए। 16 लाख में एक मशीन खरीदी गई। अब बिजनेस ओनर ने मशीन खरीद ली, मशीन लेकर वो आ गया। अब ओनर को लगता है कि ये जो मशीन है वो 5 साल चल जाएगी। यानी ओनर एक एस्टिमेशन लगा रहा है कि मशीन की लाइफ 5 साल की होगी। तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, यानी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस मशीन की यूजफुल लाइफ यानी ये मशीन की जिंदगी 5 साल की होगी। और 5 साल के बाद ओनर को लगता है कि ये मशीन 1 लाख रुपए में तो बिकी जाएगी। 5 साल इस्तेमाल करने के बाद ओनर अगर इसको कबाड़ में बेचेगा तो भी 1 लाख रुपए तो मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल का मतलब होता है बची कुची वैल्यू। तो 5 साल इस्तेमाल होने के बाद इसकी वैल्यू जो बची कुची रह जाएगी वो रह जाएगी 1 लाख रुपए। ये सब कुछ एस्टिमेशन बेसिस पे हो रहा है, अंदाजे से निकाला गया 5 साल और अंदाजे से निकाला जा रहा है रेसिडुअल वैल्यू। तो अब यहाँ पर ओनर कह रहा है कि ये मशीन 5 साल तक काम करेगी और 5 साल के बाद इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए रह जाएगी। इसका मतलब है कि 16 लाख की मशीन 5 साल में 15 लाख रुपए की घिस जाएगी, 15 लाख रुपए की इस्तेमाल हो जाएगी और लास्ट में 1 लाख रुपए की इसकी वैल्यू रह जाएगी। यानी ध्यान से सुनो, हर साल ये मशीन 3 लाख रुपए की इस्तेमाल होगी। हर साल 3 लाख रुपए इसकी वैल्यू में से कम होते जाएंगे, तो टोटल 5 साल में 15 लाख रुपए इसकी वैल्यू में से कम हो जाएंगे और फाइनली इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए बच जाएगी। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ का तो यही मतलब निकलता है। दोबारा सुन लो एक बार, 16 लाख की मशीन खरीद कर लेकर आए और 5 साल बाद कह रहे हैं ये मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए रह जाएगी। इसका मतलब 5 साल में ये मशीन 15 लाख रुपए की इस्तेमाल हो जाएगी और 15 लाख की मशीन अगर इस्तेमाल होगी 5 साल में तो 1 साल में 3 लाख की मशीन इस्तेमाल होगी। 1 साल में इस मशीन की वैल्यू 3 लाख रुपए से घटेगी, या हम कह सकते हैं 1 साल में ये मशीन 3 लाख रुपए की घिस जाएगी। तो आप इसको किसी भी तरीके से कह सकते हो, ये जो घिसावट है या फिर ये जो यूज है या फिर हम जो कह रहे हैं इसकी वैल्यू हर साल 3 लाख रुपए कम होगी, इसको बोला जाता है, इसको अकाउंटिंग ने एक नाम दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के ऊपर आपका स्पेसिफिक एक पूरा का पूरा चैप्टर है जहां पर हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हमारा एक स्पेसिफिक चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। तो ओनर इस मशीन को खरीद के लेके आया था 16 लाख रुपए की, 1 साल इस मशीन को इस्तेमाल करा गया और माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर ये 3 लाख रुपए की इस्तेमाल हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड होने पे हम इस मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। मशीन हमारी एसेट है, वो भी फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट क्या होता है उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे, वहां पर सारी अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे। उसको आप अभी छोड़ो, आप सिर्फ इतना समझ लो कि मशीन हमारी एसेट है, वो भी फिक्स एसेट है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना, फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आना। तो यहाँ पर एसेट की वैल्यू में कितने की कमी आई है? 3 लाख की कमी आई है। तो पहले साल में 3 लाख रुपए की मशीन घिस गई, इस्तेमाल हो गई और अब पहले साल के एंड पे मशीन की वैल्यू बच गई 13 लाख रुपए। तो ये मशीन की कॉस्ट है अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से फर्स्ट ईयर के एंड पे मशीन की कॉस्ट रह गई 13 लाख रुपए।
सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब हमसे कोई भी फर्स्ट ईयर के एंड पे पूछेगा कि आपकी मशीन कितने की है, तो आप बताओगे हमारी मशीन 13 लाख रुपए की है, क्योंकि 3 लाख की तो हमने इस्तेमाल कर ली, तो अब 13 लाख की रह गई। अभी जो 13 लाख रुपए है, इसको अकाउंटिंग एक नाम देता है जिसको हम बोलते हैं WDV। WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको भी आप वहीं समझोगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि WDV हमारी कॉस्ट है फर्स्ट ईयर के एंड की। मशीन सेकंड ईयर भी इस्तेमाल हुई और सेकंड ईयर के एंड पे हम दोबारा से मशीन के ऊपर 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि सेकंड ईयर भी मशीन 3 लाख की इस्तेमाल हुई है। अब मशीन बच गई सेकंड ईयर के एंड में 11 लाख रुपए की, तो 11 लाख रुपए मशीन की WDV या फिर आप कह सकते हो मशीन की कॉस्ट रह गई सेकंड ईयर के एंड पे। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस बेसिस पर हो रहा है? तो ये सब कुछ हो रहा है एस्टिमेशन बेसिस पे। ओनर ने एक एस्टिमेशन लगाया कि मशीन 5 साल चलेगी और 5 साल के बाद 1 लाख रुपए की बिक जाएगी। तो ये सब कैलकुलेशन के पीछे का बेसिस है, ये 5 साल और 1 लाख रुपए का एस्टिमेशन। तो यहाँ पर अकाउंटिंग पूरी एस्टिमेशन बेसिस पर करी जा रही है। फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारे पास मशीन की कॉस्ट कितनी है, 13 लाख रुपए। कोई हमसे फर्स्ट ईयर के एंड पे पूछे मशीन कितने की बिक जाएगी, आप कहोगे 13 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटिंग देखी, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा है, जहां पर मशीन की वैल्यू 13 लाख रुपए दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम मार्केट में पता करें तो मार्केट में यही मशीन सेम कंडीशन में 15 लाख रुपए की मिल रही है, यानी मार्केट प्राइस इस मशीन का 15 लाख रुपए है फर्स्ट ईयर के एंड पे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या हम अकाउंट्स देखकर फर्स्ट ईयर के एंड पे मशीन की प्रेजेंट वैल्यू बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे ना। अकाउंट्स के अंदर तो वैल्यू 13 लाख रुपए लिखी है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, 15 लाख रुपए। लेकिन हम इस 15 लाख को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट्स हमारा कहता है कि आप सब कुछ कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। आप कॉस्ट के हिसाब से चलोगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं चलोगे। तो यहाँ पर कॉस्ट थी हमारी 13 लाख रुपए, तो हम इसी को मानते हुए आगे सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। सेकंड ईयर में हमने 3 लाख का और डेप्रिसिएशन लगाया। सेकंड ईयर के एंड पे हमारी वैल्यू बच गई मशीन की 11 लाख रुपए। तो सेकंड ईयर के एंड पे अगर हमसे कोई पूछेगा कि मशीन कितने की है, हम कहेंगे 11 लाख की, क्योंकि हमने अकाउंट्स देखे हैं। जबकि मार्केट वैल्यू अगर पता करें इसी मशीन की सेम कंडीशन, तो वो मार्केट वैल्यू है सेकंड ईयर के एंड पे 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर तो आप ज्यादा बोल रहे हो, 11 लाख रुपए बोल रहे हो, जबकि आपके जैसी ही सेम मशीन सेम कंडीशन में आज की डेट में 10 लाख रुपए की मिल रही है, लेकिन आप कह रहे हो 11 लाख रुपए, क्योंकि आपने अपने अकाउंट्स देखे हैं जो कि वहां पर बता रहे हैं 11 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि हम अकाउंट्स जो है वो हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं बता पा रहे एसेट्स की। हमारे बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें अकाउंट से नहीं पता चलती। अकाउंट से तो हमें सिर्फ कॉस्ट वैल्यू पता चलती है। हमारी अकाउंट सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, और वो भी सारा कुछ डिपेंड हो रहा है एस्टिमेशन पे। सब कुछ अकाउंटिंग करी जा रही है एस्टिमेशन बेसिस पर। अकाउंटिंग ने कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए, कुछ रूल दे दिए, प्रिंसिपल दे दिए, वो सब भले ही एस्टिमेशन पे क्यों ना हो, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि 90% वो एक्यूरेट होते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो समझ में आ गई आपको बात? इसलिए यहाँ पर बोला गया था कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एस्टिमेट और पर्सनल जजमेंट। तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है एस्टिमेशन बेसिस पर। हमने एस्टिमेशन लगाया कि 5 साल मशीन चलेगी, 5 साल के बाद 1 लाख रुपए में बिक जाएगी। ये सब कुछ एस्टिमेशन है। जो ओनर है उसने खुद तो एस्टिमेशन नहीं लगाया होगा। अभी मैं ओनर ओनर बोल रहा था, लेकिन ओनर का मतलब हो गया यहाँ पर ओनर ने जो अकाउंटेंट रखा है, वो अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या एस्टिमेशन लगाएगा। तो उसने एस्टिमेशन लगाया 5 साल, और 5 साल के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर दी। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर सब कुछ एस्टिमेशन और पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा क्वालिफाइड, ज्यादा एक्सपीरियंस अकाउंटेंट रखोगे तो ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि वो एक सही एस्टिमेशन लगाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंटेंट कम एक्सपीरियंस वाला है, कम क्वालिफाइड है, तो हो सकता है कि उसका एस्टिमेशन ज्यादा परफेक्ट ना हो सकता है एक अकाउंटेंट मशीन की लाइफ 5 साल बताए, जबकि दूसरा अकाउंटेंट मशीन की लाइफ 6 साल बताए, कोई अकाउंटेंट मशीन की लाइफ 4 साल बताए। तो डिपेंड करता है कि हर एक अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस और पर्सनल जजमेंट क्या कहता है। तो समझ में आ गया आपको ये? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है इंप्रेसिव बट नॉट रियल और ट्रू, यानी आपके अकाउंट्स इंप्रेसिव तो हैं लेकिन सच्चे नहीं है, ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रहे। अब इसका क्या मतलब है? तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए अकाउंटेंट से ये कह दे कि तुम अकाउंट्स में कुछ हेराफेरी कर दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंप्रेसिव दिखें, ऐसा दिखे कि मेरे बिजनेस के अंदर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तो बिजनेसमैन ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बिजनेसमैन को उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग यूजर्स के सामने रखना है। तो बैंक भी हमारा वन ऑफ द अकाउंटिंग यूजर्स है। तो अगर मान लो बिजनेसमैन को लोन चाहिए, तो बैंक वाले तो ओनर से कहेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, और अगर बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा तभी उसे लोन मिलेगा। तो यहाँ पर ओनर अकाउंटेंट से कह सकता है कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, ऐसी गड़बड़ करो कि जिससे जो है ऐसा लगे कि मेरे बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ताकि मुझे बैंक वाले आसानी से लोन दे दे।
तो इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, कि आप अपने अकाउंट्स को इंप्रेसिव बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो कि सामने वाला उसे देख के खुश हो जाए, लेकिन वो अकाउंट्स ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रहे। तो आप विंडो ड्रेसिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैं एक भी एग्जांपल आपको दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए जितना समझा रहा हूँ बस उतना ही समझ लो, काफी है। बाद में जब आप अकाउंटिंग करोगे तो विंडो ड्रेसिंग करनी आपको खुद आ जाएगी। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स जो है वो कभी भी हमें रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इसका एग्जांपल अभी हम देख कर आए थे, हमने अपनी मशीन को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करा था, ना कि मार्केट वैल्यू पर। मार्केट प्राइस को हमने पूरी तरह इग्नोर करा, फिर चाहे मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो या ज्यादा हो। तो हमारे पास अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आपको ये अज्यूम करके चलना है कि बिजनेस आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, नियर फ्यूचर तो फिलहाल में बंद होने वाला नहीं है। और अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूसली चलने वाला है तो आप अपने असेट्स को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे। असेट्स को हम मार्केट प्राइस पे तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम अपने बिजनेस को बंद करने वाले होते हैं और अपनी असेट्स को बेचने वाले होते हैं। लेकिन आपकी ये अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये कहते हैं कि आपका बिजनेस चलता जाएगा, कभी भी बंद नहीं होगा। और अगर आपका बिजनेस बंद नहीं होगा तो आप अपनी असेट्स को क्यों बेचोगे? तो अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है, चलता ही जाएगा, तो आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी असेट्स को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे। ये बात हमें कही है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने। तो ये गोइंग कंसर्न वाले पॉइंट को हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस पर असेट को रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के बावजूद हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स गलत पिक्चर शो कर रहे हैं, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस से मैच नहीं कर रहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रियलिस्टिक नहीं होती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक कह सकते हो आप अकाउंट्स का। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। अगर आप कोई काम लगातार करते हो तो हम कहते हैं कि आप इस काम में कंसिस्टेंट हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी अकाउंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी की कमी होती है। अब ये कैसे होता है? तो अभी हमने मशीन वाला एग्जांपल देखा, वहां पर जो है हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 3 लाख रुपए हर साल का। तो ये जो 3 लाख रुपए ये हमने कैसे निकाला पता है? हमने क्या सोचा कि 16 लाख रुपए में हम मशीन को खरीद कर लेकर आए थे और मशीन हमारी 5 साल चलेगी और 5 साल के बाद वो 1 लाख में बिक जाएगी, यानी 5 साल में 15 लाख रुपए की मशीन इस्तेमाल हो जाएगी। इसका मतलब हर साल 3 लाख रुपए की मशीन इस्तेमाल होगी। ये जो हर साल 3 लाख रुपए की इस्तेमाल होगी, ये हमने डेप्रिसिएशन का एक मेथड लगाया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ये हमारा SLM मेथड के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हर साल मशीन बराबर इस्तेमाल होगी। 3 लाख की मशीन पहले साल इस्तेमाल हुई है तो 3 लाख की दूसरे साल भी होगी, 3 लाख की तीसरे साल, 3 लाख चौथे साल और 3 लाख पांचवें साल। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहे हैं, 3-3 लाख रुपए की एक स्ट्रेट लाइन तैयार कर दी और बोल दिया कि मशीन हर साल 3-3 लाख रुपए इस्तेमाल होगी। तो ये हमारा एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं SLM मेथड। अब डेप्रिसिएशन निकालने के कई सारे मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसके हिसाब से नई मशीन जब पहले साल आई होती है तो वो पहले साल ज्यादा इस्तेमाल होती है, दूसरे साल कम इस्तेमाल होती है, तीसरे साल और कम इस्तेमाल होती है, चौथे साल और कम इस्तेमाल होती है। यानी डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के हिसाब से पहले साल मशीन जो है वो 5 लाख की इस्तेमाल होगी, दूसरे साल वो मशीन 4 लाख की इस्तेमाल होगी, तीसरे साल वो मशीन 3 लाख की इस्तेमाल होगी, चौथे साल वो मशीन 2 लाख की इस्तेमाल होगी और पांचवें साल वो मशीन 1 लाख की इस्तेमाल होगी। टोटल 5 साल में 15 लाख रुपए की मशीन इस्तेमाल हो गई, जिसमें से स्टार्टिंग के ईयर्स में मशीन ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और धीरे धीरे मशीन का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। तो ये कहता है हमारा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन लगाना है, ये बात कहता है हमें हमारी अकाउंटिंग, लेकिन डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है ये टोटली डिपेंड करता है अकाउंटेंट के ऊपर। अकाउंटेंट की मर्जी है, वो अपने हिसाब से बिजनेस मॉडल को देखेगा, उसके हिसाब से डिसाइड करेगा। तो वो टोटली डिपेंड करता है अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो है यही बात बोली जा रही है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अकाउंटेंट पहले साल कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन फिर उसको अगले साल पता चलता है कि यार ये मेथड गलत हो गया, तो अगले साल वो कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लेता है। फिर उसको कुछ पता चल जाए तो फिर वो अगले साल कुछ और मेथड इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के तो अभी मैंने आपको 2 मेथड बताए, डेप्रिसिएशन के तो बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है अकाउंटेंट के ऊपर कि वो क्या करता है, वो डेप्रिसिएशन के मेथड के अंदर कंसिस्टेंसी रखता है कि नहीं रखता, कंसिस्टेंटली एक मेथड को फॉलो करता है कि नहीं करता। जबकि जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि आपको अकाउंट्स बनाते समय कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, आपको एक मेथड पे कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने एक मेथड चूज कर लिया तो उसके बाद आप उसी मेथड पे अकाउंटिंग करते जाओगे। लेकिन अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट हमें ये भी कहता है कि सब कुछ टोटली अकाउंटेंट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकाउंटिंग के अंदर कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग के 2-3 कॉन्सेप्ट अपने आप को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। एक मेथड कुछ और कह रहा है, दूसरा मेथड उसी की बात को काट रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको अकाउंट्स में देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि अकाउंटिंग के अंदर आपको लैक ऑफ कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, नो बेसिस फॉर मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है उसको नापने का
उसको मेजर करने का कोई भी बेसिस नहीं होता। यहाँ पर सिंपली ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट ने बिजनेस को फायदा दिया कि नुकसान दिया। अगर मैनेजमेंट के होते हुए बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये मान लिया जाता है कि मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। फिर चाहे वो प्रॉफिट विंडो ड्रेसिंग करके ही क्यों ना शो हो रहा हो सकता है मैनेजमेंट ने अकाउंट्स में हेराफेरी कर रखी हो, लेकिन मैनेजमेंट के काम को नापने का कोई भी बेसिस नहीं होता अकाउंट्स के अंदर। सिर्फ एक ही टेस्ट होता है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करने का, जो कि होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट तो किसी भी तरीके से कम या ज्यादा करा जा सकता है। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ ओनली मटेरियल आइटम। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ मटेरियल आइटम्स ही रिकॉर्ड होते हैं। मटेरियल आइटम्स का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो अकाउंटिंग यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर अकाउंटिंग यूजर्स को इन आइटम्स के बारे में पता हो तो हो सकता है कि उनका डिसीजन चेंज हो जाए। तो इस तरीके के आइटम्स को हम मटेरियल आइटम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इममटेरियल आइटम होते हैं वो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इममटेरियल आइटम होते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट आइटम होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अकाउंट्स उनको रिकॉर्ड नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिमिटेशन में डाला गया है कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ मटेरियल आइटम डिस्क्लोज होते हैं। अभी देखो ये जो लिमिटेशन है इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की या ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो काफी है, क्योंकि ये लिमिटेशन वाला टॉपिक पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अकाउंटिंग करोगे उसके बाद ही तो आपको अकाउंटिंग की लिमिटेशन समझ में आएंगी। अकाउंटिंग के अंदर क्या कमियां हैं वो तो आपको तभी समझ में आएंगी ना जब आप अकाउंटिंग करोगे। तो इसीलिए आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लो। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक बार खत्म तो करना ही है। एग्जाम में भर भर के थ्योरी आती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी फिलहाल के लिए समझ लो, बाकी प्रैक्टिकल जब आप इसके करोगे तो आपको अपने आप ही लिमिटेशन अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लास्ट है हमारा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ओनली। अकाउंट्स जो है वो सिर्फ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। तो सीधी बात है, अकाउंटिंग यही कहता है कि जो काम हो जाए उसके बाद ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अगर कोई काम हुआ ही नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन के बेसिस पर हमारी अकाउंटिंग नहीं होगी। आप फ्यूचर इवेंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग का एक और ड्रॉबैक है, जहां पर सिर्फ हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलती है, वही रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है जो पास्ट में हो चुकी है। तो समझ में आ गया आपको। ये हमारे टोटल 9 पॉइंट हो गए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में थ्योरी के अंदर ज्यादातर आता है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से तैयार करना।